तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग सॉल्ट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है अपना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये समझने की कोशिश करी थी कि सॉल्ट एनालिसिस किसके बारे में है। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए एक बार सबको एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी समझा था हम लोगों ने कि सॉल्ट एनालिसिस में क्या पढ़ा था कि भाई एक हमें पाउडर दिया जाता है लैब में। ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं इस टेस्ट को हम लोग लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब में। एक वाइट कलर या फिर कलर्ड पाउडर मिलता है, उस पाउडर को हम जाके क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो पाउडर सॉल्ट का होता है, सॉल्ट के अंदर केटायन और एनायन होते हैं। ये केटायन और एनायन एसिड बेस रिएक्शन से आते हैं। एसिड से आता है आपका एनायनिक पार्ट जिसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल सॉल्ट का, और जो बेस से आता है वो आता है केटायनिक पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल ऑफ सॉल्ट। इन कैटायन एनायन की जब हम टेस्टिंग करने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि सबसे पहले किसका टेस्ट करेंगे, कैटायन का या एनायन का। तो जवाब क्या था, सबसे पहले किसका टेस्ट करेंगे हम? यस, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, राइट। सबसे पहले किसका टेस्ट करते हैं हम लोग? एनायन एनायन का एनायन, एनायन का एग्जैक्टली। एनायन का पहले करते हैं, कैटायन का क्यों नहीं करते हैं पहले टेस्ट? क्योंकि कुछ ऐसे क्योंकि कुछ पता नहीं। रेडिकल्स होते हैं जो इंटरफेयरिंग, एग्जैक्टली, इंटरफेयरिंग रेडिकल्स होते हैं जो कैटायन के टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं कैटायन के टेस्ट में। और वो कौन कौन से होते हैं? फ्लोराइड, ऑक्सलेट, क्लोराइड, ऑक्सलेट, बोरेट, आर्सेनेट, आर्सेनेट, फॉस्फेट, सिलिकेट। फॉस्फेट एंड सिलिकेट। ये कौन से ग्रुप कैटायन को करते हैं? थर्ड, ग्रुप फोर्थ, थर्ड से फिफ्थ एंड लेके, सिक्स्थ। यस, जीरो ग्रुप कैटायन को करेंगे क्या? तो जवाब है नहीं करेंगे। नहीं। नहीं। ठीक है। जितना सिस्टमैटिक स्टडी वैसे कैटायंस की, उतना एनायन की उतनी सिस्टमैटिक स्टडी नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन एनायंस को दो क्लास में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद एसिड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल प्रोडक्ट। तो क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए के जो एनायन थे ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए, एक वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाए। क्लास बी के जो एनायन, उन क्लास बी में उनको रखा गया जो एसिड से रिएक्ट नहीं किए या वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाए। तो क्लास ए में जब आप क्या करने गए, एसिड डालने गए, तो दो तरह के एसिड आए। कौन कौन से? एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड। जब आपने डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट से कुछ अलग आनायन आए और कॉन्सेंट्रेटेड से कुछ अलग एनायंस आए। तो क्लास ए के एनायंस को दो ग्रुप में डिवाइड किया, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए के एनायन कौन कौन से थे? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट थायोसल्फाइड, एसिटेट एसीटेट एंड नाइट्राइट नाइट्राइट। एंड नाइट्राइट। नाइट्राइड। वेरी गुड। और इनसे जो गैसेस निकली कौन कौन सी निकली? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से कौन सी गैस निकली? CO2। CO2, CO2, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड से क्या निकली? SO2, SO2। सल्फाइड से क्या निकली? H2S, H2S। और थायोसल्फाइड से क्या सल्फेट से क्या निकला? सल्फर का PPT एंड SO2, सल्फर का PPD एंड SO2 गैस, H2S गैस, सॉरी SO2 गैस आया ना। SO2 गैस, और फिर आपका ये एसिटेट से क्या निकला? एसिटेट से एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड। और नाइट्राइड से क्या निकला? नाइट्रेट। नाइट फिर क्लास बी जो नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेटेड दा SO4 से दिए वो कौन से थे? कॉन्सेंट्रेटेड से दिए वो कौन? चारों चारों हेलोजेंस, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, BCN, बोरेट, बोरेट, ऑक्सिलेट, ऑक्सलेट, नाइट्रेट। नाइट्रेट। नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्राइट रखा था सब ग्रुप में, नाइट्रेट रखा था सब ग्रुप 2 में। यस सर। और इनकी कॉन्सेंट्रेटेड से कराया था HF, फ्लोरीन, फ्लोराइड दिया था HF, क्लोरीन दिया था HCl, ब्रोमीन दिया था Br2, आयोडीन दिया था I2। ठीक बात है, बोलो यार। यस, बोरेट दिया यस था सर। H3PO3, बोरेट, बोरिक एसिड, ऑक्सिलेट, CO एंड CO2। CO2। यस एग्जैक्टली। और नाइट्रेट अगेन NO2। NO2 एक कैसी गैस थी? ब्राउन कलर की गैस थी। हेलो। ब्रोमीन कैसी यस थी? यस सर। रेडिश सर, ब्राउन। आयोडीन कैसा था? वॉयलेट कलर का। तो कलरफुल गैसेस कितनी निकली? 3। और कितने एनायंस थे जिनसे कलरफुल गैस निकलेंगी? तो वो थे 4। 4, नाइट्राइट, नाइट्रेट, बोलो, आयोडाइड, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। बोल भाई। यस सर, CO2 की पहचान क्या है? ब्रिस्क इफर्वेसेंस से निकलती है, तीव्र बुदबुदाहट के साथ। SO2 की पहचान क्या है? सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। H2S की पहचान क्या है?
Rotten egg Rotten smell. egg. rotten egg smell, exactly, very good. और ये एसिटिक एसिड की Vinegar. Vinegar smell. विनेगर स्मेल। NO2 की पहचान क्या है? ब्राउन कलर की गैस। Brown Br2 की। की रेडिश ब्राउन। तो ब्राउन और रेडिश ब्राउन को कैसे आप डिस्टिंग्विश करते हैं? वाटर में डिसॉल्व करा के, अगर पार्शियली कलर वो छोड़ देगा तो ब्रोमीन होगा, नहीं तो NO2 है। Yes. So this bromine imparts brown color to its what? Aqueous solution and NO2 cannot. तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाता है। बोलो यार। इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने आपको पढ़ा था CO का, मैंने कहा था CO इज वेरी इंपॉर्टेंट। CO का कैसे टेस्ट करते हैं? CO इज व्हाट? कलरफुल गैस Burns और with blue Colorless. flame. burn with blue flame and CO अच्छा Uh, the रिएक्शन Reading most the विद black important PPT. reaction is what? इसकी रिएक्शन जब हम PDCl2 से कराते हैं it gives what? PD black. Black PPT of PPT. पैलेडियम। पैलेडियम की ब्लैक पीपीटी छोड़ देता है। एग्जैक्ट, वेरी गुड। चलिए सर, फिर इन सारी पहचान के बाद हम लोगों ने क्या किया था? ये सारा पॉइंट लिखे थे। और यस, इसके वाइट फ्यूम्स आते हैं। अगेन ध्यान रखिएगा, वाइट को हम लोग कलरलेस में काउंट करेंगे, कलरफुल में नहीं। ठीक है सर? किसमें काउंट करेंगे? कलरलेस में। Colorless. कलरलेस में। किसमें काउंट नहीं करेंगे? कलरफुल Colourful गैसेस में इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ना बोरिक एसिड में, बोरिक एसिड जो है वाइट फ्यूम्स आ रही है इसकी, कलरफुल मान लिया इसको। नो, दिस इज कलरलेस। फिर आता क्लास बी के एनायन, इनके आइडेंटिफिकेशन एसिड से नहीं हो पाती है, तो इनका आइडेंटिफिकेशन कहां से करते हैं सर हम? इनका आइडेंटिफिकेशन कहां से करते हैं? precipitation प्रेसिपिटेशन और रिएक्शन redox से। reaction. और इसमें भी दो पार्ट, ग्रुप, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 बनाया गया। जो प्रेसिपिटेशन से आए उनको सब ग्रुप 1 में रखा गया, जो रेडॉक्स से आए उनको सब ग्रुप 2 में रखा गया। कौन कौन से थे जरा बताएंगे आप? सब ग्रुप 1 में कौन थे? सल्फेट, फॉस्फेट, Sulfate, आर्सेनेट, phosphate, आर्सेनाइट oxalate, एंड chromate. क्रोमेट। Chromate. मैग्नेट, परमैग्नेट एंड क्रोमेट किसमें थे? जो रेडॉक्स से आए, यानी कि क्लास बी के सब ग्रुप 2 में। और एक ऐसा एनायन आया जो दोनों जगहों पे पाया गया। कौन कौन? क्रोमेट, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और इससे दोनों से आएगी। अब कहानी इसके आगे बढ़ते हैं। एक बात और छोटी सी है जो आपको समझने वाली है, और वो ये है सर कि ये जो कैटायन का टेस्ट करते हैं हम लोग, इनको उनके ओरिजिनल सोल्यूशन से ही एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। जो भी ओरिजिनल सोल्यूशन है उसी को डायरेक्ट स्टडी करके हम लोग कैटायन की स्टडी करते हैं, एक कैटायन को छोड़ के, दैट इज अमोनियम आयन। बट जब बात आती है एनायंस की, किसकी सर? एनायन की। तो एनायन का दो पॉइंट है, कैटायन और एनायन। एनायन की टेस्टिंग हम लोग डायरेक्ट उसके एक्वा सोल्यूशन से नहीं करते हैं, हम लोग पहले उसका बनाते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन। और उस सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन के साथ जब बन जाता है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। इसके पीछे कोई रीजन है, वो रीजन मैं आपको अभी आज ही एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले लिखिए इस बात को। All cations are identified by their original solution. All cations are identified by their original solution. Except अमोनियम आयन, एक को छोड़ के। ठीक है? एंड लिखिए नेक्स्ट, एंड ऑल anions are analyzed by, all anions are identified by soda extract method. All anions are identified by soda extract method. किसको छोड़ के? Carbonate and bicarbonate. अरे वाह यार, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कहां से आते हैं सर?
सोडा एक्सट्रैक्ट मेथड से। सोडा एक्सट्रैक्ट मेथड से, ठीक है। सोडा एक्सट्रैक्ट किसको छोड़ के? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट को छोड़ के। क्यों है ऐसा, ये भी समझेंगे हम लोग। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा, यानी कि जब भी हम एनाइन की टेस्टिंग करने जाएंगे तो पहले हम क्या बनाएंगे सर? पहले हम बनाएंगे सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे? सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन, और फिर उससे करेंगे। और कैटायन की टेस्टिंग तो उनके ओरिजिनल सॉल्यूशन से करेंगे, एक को छोड़ के। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन सॉल्ट एनालिसिस। किस तरह की रिएक्शन हमें सॉल्ट एनालिसिस में देखने को मिलेंगी? तो कुल 5 तरह की रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन सॉल्ट एनालिसिस। और जब मैं अब ये पढ़ाऊंगा तो इसमें लगभग लगभग पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन इंक्लूड हो जाएंगी। या फिर आप यूं कह लें थोड़ी बहुत आपको 2-4 रिएक्शन देखने को अगर मिली भी होंगी कोऑर्डिनेशन में, तो वो सारी रिएक्शन भी, ओ ऑल इन ऑल सारी रिएक्शन यहीं पे इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन सॉल्ट एनालिसिस, कितने तरह की रिएक्शन हम लोग कराते हैं यहाँ? तो कुल 5 तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा सॉल्ट एनालिसिस में। 5 तरह की रिएक्शन, जिसमें पहली रिएक्शन है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है सर? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पीपीटी रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन एक्सचेंज रिएक्शन, या आयन एक्सचेंज होते हैं, दो सॉल्ट के आयन आपस में एक्सचेंज होते हैं, तो आप डबल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं इसको। दूसरी होती है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरी होती है सर थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा? हीट करके, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, इन सबको जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? ऑलरेडी ये आपका पढ़ा हुआ है हल्का फुल्का, एक बार और पढ़ा दूंगा मैं इसको। थर्मल डिकम्पोजिशन, यस, इवन एस ब्लॉक की भी रिएक्शंस इसमें आ जाएंगी। थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये 4 रिएक्शन हो गई आपकी, और एक और आ जाएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑलराइट। सो दीज आर दी व्हाट रिएक्शंस जो आपको पढ़नी है। ये कुल 5 तरह की रिएक्शन पढ़नी है। प्रेसिपिटेशन, रेडॉक्स, थर्मल डिकम्पोजिशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें मेजरली आपको ऊपर की 2 से 3 रिएक्शन पे फोकस करना होगा। ज्यादा मेजरली यही वाली रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी बार 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 बार। ठीक है, थर्ड निकालते हैं। पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का यूज कहाँ पे आया जल्दी बताओ? क्लास बी के ग्रुप फर्स्ट सब ग्रुप 1 के कैटायन को टेस्ट करने के लिए, एनायन को टेस्ट करने के लिए। रेडॉक्स रिएक्शन का यूज कहाँ मेजरली आपको देखने को मिलेगा? क्लास बी के सब ग्रुप 2 के एनायन को आइडेंटिफाई करने के लिए। हेलो, बाकी ऐसे ही देखने को मिलेंगे अपन, तो इसीलिए अपन को इसको ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। तो पहला है अपना थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या फिर आयन एक्सचेंज रिएक्शन, या फिर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, कुछ सिंबल्स बता रहा हूँ जिनका क्या मतलब है, आप ध्यान समझिएगा। क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो प्रेसिपिटेट बनेगा, और प्रेसिपिटेट सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो मैं 2 सिंबल यूज करूंगा, एक है बेटा क्रॉस का, और एक है टिक का। क्रॉस का मतलब होता है कि ये इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल। और टिक का मतलब होता है कि ये सॉल्युबल होगा। क्रॉस का क्या मतलब है सर? क्रॉस अगर मैं किसी पे लिख दूंगा उसका क्या मतलब होगा? कि वो क्या है? इनसॉल्युबल। बोलो। और टिक का मतलब क्या होगा? कि वो क्या है? वो soluble। सॉल्युबल।
यस। अब इसमें कई तरह, बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे हम लोग। पहला टाइप 1। टाइप 1 क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? टाइप 1 ये पढ़ने वाले हैं कि अगर ए और बी आपस में रिएक्ट करें और बनाए सी और डी, ठीक है, जिसमें से ए सॉल्युबल है, बी सॉल्युबल है, बट सी सॉल्युबल नहीं है, और डी भी सॉल्युबल है। मींस प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट जो ऐसा है वो क्या है? इनसॉल्युबल है। वो क्या है? इनसॉल्युबल है, यानी पीपीटी बना रहा है वो, ये प्रेसिपिटेट बना रहा है। जो इनसॉल्युबल होगा वो उसकी प्रेसिपिटेट होगा, बेसिकली ये मतलब है। तो देखो आप, मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूं, किस किन 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 रिएक्शंस को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में काउंट करेंगे। स्टॉप राइटिंग एंड ध्यान सुनिए। किन किन रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में काउंट करेंगे, तो सुनिए ध्यान से। अगर आपने दो सॉल्ट को मिक्स किया जो कि सॉल्युबल थे, जो कि आराम से एक्वा सॉल्यूशन में आप मिक्स हो रहे थे, उनको आपने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद एक कर्ड जैसा सॉल्यूशन बन गया, कर्ड जैसा, दही जैसा, तो आप समझ लीजिए कि क्या हो गया है? प्रेसिपिटेशन हो गया। हो गया सर? प्रेसिपिटेशन हो गया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इसको काउंट करेंगे, ठीक है? या फिर एक ऑलरेडी कर्ड जैसा सॉल्यूशन था, उसके अंदर आपने कोई दूसरा सॉल्ट डाला और वो कर्ड गायब हो गया, नॉर्मल सॉल्यूशन बन गया। तो एक प्रेसिपिटेट जैसा पहले था, अब वो नहीं है, वो गायब हो गया, तो क्या हो गया? ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। या फिर एक पहले से ही कर्ड जैसा सॉल्यूशन है, लेकिन उसका कलर कुछ और है, जैसे व्हाइट इन कलर है या येलो इन कलर है, और उसके अंदर कुछ आपने डाला और फिर कर्ड जैसा ही सॉल्यूशन बना, बट दैट इज ऑफ डिफरेंट कलर। एक व्हाइट है, दूसरा येलो हो गया, या पहले येलो था बाद में व्हाइट हो गया। दिस विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो फिर से मैं आपको रिपीट कराता हूँ सारी बातें। क्या क्या बोला मैंने? अगर क्या हो, अगर पहले कुछ भी ना हो, दो चीजों को मिक्स किया, इजीली मिसिबल थे, मिक्स होने के बाद एक कर्ड जैसा सॉल्यूशन बन गया, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कर्ड जैसा सॉल्यूशन पहले से था, उसने कुछ मिक्स किया तो कर्ड गायब हो गया, ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पहले से ही कर्ड जैसा था, बाद में भी कर्ड जैसा हुआ, बट कलर चेंज हो गया, दिस विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आई सर बात? Yes, sir. तो किन किन को लेंगे आप, ये क्लियर हो, क्लैरिटी आ गई आपको? Yes, sir. चलिए, तो अब जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखिए। एक रिएक्शन मैं दे रहा हूँ आपको, ए प्लस बी वाला। इसका अब मैं क्या किया, मैंने इसमें ए और बी को मिक्स किया जो सॉल्युबल थे, और एक प्रेसिपिटेट बन गया, यानी कि एक इनसॉल्युबल बन गया, यानी कर्ड जैसा सॉल्यूशन बन गया। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, वहीं समझ लीजिएगा आप ध्यान से। मैंने क्या किया, लिया NaCl और इसकी रिएक्शन करा दी AgNO3 से। AgNO3 से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा सर? बताइए। AgCl से जुड़ जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। अब यही यहीं पे इंफॉर्मेशन काम आएगी आपके, यहीं पे अब आपको एक एक करके बातें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एनायन का सॉल्ट जो होता है वो प्रेसिपिटेट बनाता है, और कौन से एनायन का सॉल्ट प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। तो ये थोड़ा सा जरूर आपको याद रखने वाला पार्ट है, याद ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ एक एक करके सारे, आप थोड़ा थोड़ा करके डेली याद करिएगा। तो पहली बात अगर हम करें, तो देखिए हेलोजन है, यहाँ हेलोजन सोडियम के साथ है, यहाँ हेलोजन सिल्वर के साथ है। कौन सा पीपीटी बनता है? हालांकि हम लोग 11 से ये पढ़ते आ रहे हैं, हेलोजन को सिल्वर पसंद है या सिल्वर को हेलोजन पसंद है, ये पीपीटी बना देगा, ये ये प्रेसिपिटेट बनेगा। बट ठीक है, अब मुझे एक आयन से काम नहीं चलने वाला है, हमें बहुत सारे आयन के बारे में पता लगाना है। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स, ये जो हेलोजन्स होते हैं, ये तीनों, ये चार सबके साथ सॉल्युबल होते हैं, बस चार आयन के साथ ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, नहीं प्रेसिपिटेट बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सिल्वर +1, लेड +2, मरकरी 2 पे +2 यानी मर्क्यूरस, Hg2Cl2 जैसे हो गया, कैलोमेल बोलते हैं उसको हम लोग, Hg2Cl2। ठीक है, तो ये क्या, Cu2 पे 2+, Pb पे +2, सिल्वर पे +1,
और Hg2 पे +2, ये 4 आयन के साथ ये प्रेसिपिटेट बनाता है, ध्यान रखिएगा। और बाकी सबके साथ ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है सर, ऑल आर सॉल्युबल। इसमें लिख देता हूं मैं, ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड्स आर सॉल्युबल, salts are soluble, लिखते चलिए, except Ag plus Pb +2, Hg2 पे 2+, और बेटा जी Cu2 पे 2+, Cu2 पे +2। सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। किनको छोड़ के, ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सॉल्ट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, इनको छोड़ के सर, इनके इस कैटायन के सॉल्ट्स बनाया जाए तो ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। यानी कि अगर मैं Ag के साथ बनाऊं, हेलो AgCl AgBr AgI, दे फॉर्म PPT। अगर मैं बनाऊं Pb के साथ PbCl2 PbBr2 PbI2, दे फॉर्म PPT। मरकरी के साथ Hg पे +2, नहीं सॉरी, ये Hg2 पे +2 होगा, Hg2 पे +2। आप ये बात तो समझते ही होंगे ना, Hg पे +2 इस, और Hg+2 पे, Hg2 पे +2, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक और इसको बोलते हैं मर्क्यूरस। मर्क्यूरस, एक हायर वैलेंसी को इक बोलते हैं, लोअर वैलेंसी को अस बोलते हैं, सब बातें आपको पता है। हेलो, यस सर। मर्क्यूरिक, जैसे आयरन +3 और आयरन +2, आयरन +3 हायर वैलेंसी है, तो क्या बोलेंगे उसको, फेरिक। मर्क्यूरिक। क्या बोलेंगे, आयरन मर्क्यूरिक। फेरिक। और सॉरी सॉरी, आयरन +3 तो फेरिक, और आयरन +2 तो फेरस। यस सर। ठीक है सर, चलिए Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्लास इतनी लेट हो गई, अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं यार, ये क्या तरीका है। अब मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अब जो लोग आएंगे मैं एडमिट नहीं करूंगा। अब आगे पढ़ते हैं, ऐसे यही करता रहूं मैं। चलिए, इसमें ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ देता है व्हाट इज कैलोमेल, तो Hg2Cl2 को हम लोग बोलते हैं बेटा कैलोमेल। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, कैलोमेल की आपने इलेक्ट्रोड बनाई थी, याद है किसी को, मेटल मेटल यस सर। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, याद आया, उसका एक एग्जांपल था कैलोमेल। यस सर, पेस्ट बनाते थे उसका। यस यस, Hg2Cl2 कैलोमेल, वो क्या था, सॉल्युबल था या इनसॉल्युबल था, इनसॉल्युबल था सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कैलोमेल ये प्रेसिपिटेट बनाता है, इनसॉल्युबल होता है। खैर, वापिस से मैं आ जाता हूँ दूसरे पॉइंट पे। कौन कौन से सॉल्ट यहाँ यूज किए हैं जरा आपको समझना पड़ेगा। एक तो हेलोजन यूज किया गया है, एनायन में कौन सा है, हेलाइड है, और नाइट्रेट है। यस, नाइट्रेट के बारे में लिखना पड़ेगा। तो देखिए, हर सारे के सारे ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। एक पॉइंट और लिख लिए नाइट्रेट के बारे में, दो हैं, एक हेलोजन वाले एनायन सारे हो गए और नाइट्रेट वाले एनायन हो गए। ऑल नाइट्रेट्स, all salt of nitrate, all salts of nitrate are soluble। क्या होते हैं सर, सारे नाइट्रेट के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। तो जरा पीछे आइए, अब जरा इसको ध्यान से देखिए, क्या ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब आप बोल रहे हैं हेलोजन के साथ जो कैटायन है, हेलोजन कौन से वाले सारे सॉल्युबल होते हैं, किसको छोड़ के, इन वाले एनायंस को, सिल्वर लेड मर्क्यूरस एंड क्यूप्रस। तो भैया यहाँ पे सोडियम के साथ है, तो ये सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, डेफिनेटली सॉल्युबल होगा। ठीक है, AgNO3 नाइट्रेट के बारे में क्या ख्याल है आपका, नाइट्रेट के सारे ही सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, तो ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है। AgCl, अब Cl सिल्वर के साथ है, और Cl सिल्वर के साथ जब होगा तो वो इनसॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट बना देगा,
और NaNO3 नाइट्रेट का सॉल्ट है और नाइट्रेट के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। तो क्या ये एग्जाम्पल केस 1 को पूरी तरह से फिट बैठता है केस 1 में? हेलो? Yes, केस sir. 1 इनिशियली सारे सॉल्युबल थे, फाइनली जब प्रोडक्ट बना तो कोई एक सॉल्युबल बना, कोई दूसरा इनसॉल्युबल बना। दिस वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। सो यस, दिस इज दिस फॉर्म पीपीटी। नोट करिए प्लीज। एक मैं आपको डीपीपी शेयर कर दूंगा इसका, या नोट शेयर कर दूंगा, जिसमें सब सारे एनायन लिखी हुई है कि कौन क्या प्रेसिपिटेट क्या बनता है और किसके साथ प्रेसिपिटेट बनता है, किसके साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। बट मैं आपको लिखते भी चलूंगा अभी साथ साथ में, ये आपको याद रखना है। दिस वॉज केस 1, दिस वॉज वॉट टाइप 1, टाइप 2। अगर आप टाइप 2 में एंटर करें तो टाइप 2 में देखो बेटा क्या है कि क्या किया गया है, ए और बी की रिएक्शन कराई गई है और क्या बना है, CND। ए और बी की रिएक्शन करा के क्या बना रहे हैं हम लोग, C और D बना रहे हैं। तो से पहले क्या था, ये सॉल्युबल सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्युबल, तो ये ऐसा बन जाए सॉल्युबल सॉल्युबल इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल, दोनों ही इनसॉल्युबल बन जाए। दोनों ही क्या बन जाए सर, इनसॉल्युबल। बोलो यार, दोनों ही क्या बन जाए, इनसॉल्युबल। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका। जैसे आपने रिएक्शन कराई PBS की, किसके बेटा, या BAS की। आपने एक रिएक्शन लिखी BAS की, बेरियम सल्फाइड की रिएक्शन लिखी आपने जिंक सल्फेट के साथ, और इसने दे दिया, क्या दे देगा बताओ, आयन एक्सचेंज। रिएक्शन का नाम क्या था, आयन एक्सचेंज या डबल डिकम्पोजिशन। आयन एक्सचेंज करेंगे, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, इसका एनायन इसके कैटायन के साथ जाएगा, या डबल डिकम्पोजिशन, दोनों डिकम्पोज हो रहे हैं। तो बेरियम सल्फेट के साथ चला जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, और सल्फर जिंक के साथ चलाएगा तो ZnS बन जाएगा। अब साहब ये कौन प्रेसिपिटेट बनेगा, कौन प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन कौन से एनायन है। दो एनायन, एक सल्फाइड है और एक सल्फेट है। तो अब मुझे सल्फेट और सल्फाइड सल्फाइड इन दोनों की क्या पता होनी चाहिए, इनके सॉल्ट जो बनते हैं उनमें से कौन कौन प्रेसिपिटेट बनाता है और कौन सा प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, इस बात का मुझे आइडिया होना चाहिए बहुत जबरदस्त तरीके से। तो लिखिए इसमें सल्फेट के लिखिए, ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, फिर से अब नोट करके एक करके पॉइंट लिखेंगे हम लोग। पहला हम लिख रहे हैं सल्फेट के लिए, ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लिथियम, बेरियम, लेड एंड स्ट्रॉन्शियम। एंड व्हाट, स्ट्रॉन्शियम। इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं सल्फेट के केस में। और छोटा सा एक छोटी सी बात और है यहाँ पे, एक तो सॉल्युबल, एक तो पीपीटी बनाता है बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं होता है, और एक होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। याद है आप लोगों को, SSP, सॉरी SS, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, SSS। हेलो? Yes, sir. यस। तो कुछ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन कौन से होते हैं इसके, तो ये होता है आपका मरकरी, मरकरी इसमें नहीं है ना, सिल्वर और कैडमियम कैडमियम। कैल्शियम। इनके जो होते हैं ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं सर, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। नोट करो इसको। और ये सल्फेट हो गया, अब आ जाते हैं सल्फाइड पे। तो सल्फाइड में सारे इन दूसरे दूसरे तरीके से मैं लिख रहा हूं, ऑल आर इनसॉल्युबल। ऑल आर, देखिए ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई और तरीका नहीं है, तो धीरे धीरे करके याद कर लीजिएगा। ऑल आर इनसॉल्युबल
एक्सेप्ट फर्स्ट ए, सेकेंड ए, और एक छोटा सा और है, फर्स्ट ए सेकेंड ए, अमोनियम सल्फाइड NH4 होल ट्वाइस S, इनको छोड़ दिया जाए तो सारे क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। ये भाई साहब ये लोग सॉल्युबल होते हैं, दे आर सॉल्युबल, दे आर सॉल्युबल। यानी एल्कली मेटल के साथ अगर जो इसका आपने बनाया क्या, एल्कली मेटल के साथ आपने इसका क्या बना दिया, एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फाइड है, तो सारे के सारे सॉल्युबल होंगे, बाकी इनसॉल्युबल होंगे। तो आइए जरा सल्फेट और सल्फाइड के सॉल्ट क्या प्रेसिपिटेशन वाले बेसिस पे हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन सा प्रेसिपिटेट बनाएगा और कौन सा प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। ठीक है सर, आइए देखते हैं। तो अगर बेरियम सल्फाइड की बात करें तो सल्फाइड में मैंने आपने पढ़ा कि सारे इनसॉल्युबल होंगे इनको छोड़ के। तो सेकेंड ए, बेरियम सेकेंड ए का है और ये सॉल्युबल है। सल्फेट, सल्फेट में सारे सॉल्युबल होते हैं, लिथियम, बेरियम, लेड और स्ट्रॉन्सियम को छोड़ के, और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, मरकरी, सिल्वर, कैडमियम इनको लेके। इसमें से जिंक कहीं भी नहीं आ रहा, तो जिंक का सॉल्युबल है। बेरियम सल्फेट, यस बेरियम आ रहा है और बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल होगा। सल्फाइड की बात करें तो ये बस यही वाले सल्फाइड सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे इनसॉल्युबल होते हैं। इसमें जिंक कहीं भी नहीं आएगा, तो ये भी इनसॉल्युबल है। सो दिस इज टाइप 2। इसमें दो दो लोगों के क्या आ गए? प्रेसिपिटेट आ गया, ये भी प्रेसिपिटेट आ गया, ये भी प्रेसिपिटेट आ गया। नोट करिए प्लीज, इसको अच्छे से नोट करिए। टाइप 2, टाइप 2 अच्छे से नोट करिए प्लीज। हो गया? चलिए, अब ये जो दोनों पीपीटी आती है ना, बेरियम सल्फेट और जिंक सल्फेट की, ये बहुत ही फेमस पीपीटी है। दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं लिथोफोन। क्या बोलते हैं? लिथोफोन। और लिथोफोन एक वाइट कलर का, वाइट पिगमेंट होता है, वाइट पिगमेंट होता है जो पेंट के काम आता है। क्या होता है सर? इट्स अ वाइट पिगमेंट जो कि क्या होता है? पेंट के काम आता है, बट इट इज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है, तो हम लोग इसको यूज नहीं कर पाते हैं। बट आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया लिथोफोन फोन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज वाइट पिगमेंट विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट? बेरियम सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। तो व्हाइट कलर लाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया, एंड दैट इज PbCO3, लेड कार्बोनेट डॉट PbOH का होल ट्वाइस। PbOH का होल ट्वाइस, ट्वाइस। ये भी एक वाइट पिगमेंट ही है। ये भी क्या होता है इसका? ये थोड़ा क्या होता है बेटा, ये सस्ता होता है, इतना कॉस्टली नहीं है, इकोनॉमिकली चीप है। तो आप इसको यूज करते हैं हम लोग। तो वाइट लेड, वाइट लेड, इट इज चीपर ऑप्शन। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, अगर जो आपने व्हाइट कलर का पेंट कर दिया, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट H2S से रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करके लेड सल्फ PbS की ब्लैक पीपीटी बना देते हैं, ब्लैक पीपीटी बना देते हैं। तो आपका जो काम था ना, वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से इससे। व्हाइट लेड लिया गया और व्हाइट लेड को क्या कराया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाइट लेड एक चीपर मेथड आया, इससे जब हम पेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैस है H2S गैस, ये इससे रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करके उसका क्या करा देती है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं उस पे। तो ये भी एक अच्छा मेथड नहीं है, बट हाँ इससे तो बेहतर ही है, क्योंकि इट इज चीपर मेथड। नोट करिए इसको।
लेटर ऑन एक और कंपाउंड को डिस्कवर किया गया जो आया TiO2। TiO2 नोट करिए इसको, TiO2। TiO2 ये भी एक वाइट पिगमेंट ही है। TiO2 द थर्ड वाइट पिगमेंट। ये सस्ता भी होता है और इजीली अवेलेबल भी होता है। तो वाइट पिगमेंट, तो 3 वाइट पिगमेंट आपने पढ़ लिए जो सबसे बेस्ट है और सबसे चीप है और इजीली रजिस्टेबल है, किसी और से रिएक्ट नहीं करेगा। दैट इज TiO2। व्हाट इज Ti? टाइटेनियम। Ti क्या बेटा? टाइटेनियम। टाइटेनियम का Titanium. ऑक्साइड है। ये एक वाइट पिगमेंट है और इसको भी अगेन पेंट के लिए काम करते हैं। और कौन से पेंट? जो स्पेशली जो क्रीम वगैरह बनती है, जैसे जो भी मार्केट में मॉइस्चराइजर्स बनते हैं, क्रीम बनते हैं, फेयर एंड लवली टाइप की क्रीम जो बनती है, उसमें जो वाइटनेस आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस TiO। यही वाला क्या, ये वो केमिकल है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है सर, नोट कर लीजिए इसको। जब आप इसको लगा लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? वाइट वाइट। और जैसे आप हटाते हैं ठीक है भाई, दैट्स अ वाइट पिगमेंट। TiO2 is the third and cheapest white pigment which are used widely, very widely. All right, next, this was type 2। I hope आपको समझ में आ गया होगा। Now next है type 3। तो अगर टाइप 3 में बात करें आप, तो टाइप 3 में देखिए क्या है सर। टाइप 3 में आपके पास अगेन A+B को आप रिएक्ट कराएंगे और क्या बनेगा? C+D। A+B रिएक्ट करा क्या बनेगा? C+D। और इस बार देखिए, एक बार ये PPT बना, बाकी सारे ये इनसॉल्युबल हुआ, बाकी सारे सॉल्युबल हुए, फिर दोनों इनसॉल्युबल हुए, ये दोनों सॉल्युबल थे। अब क्या होगा? एक रिएक्टेंट में इनसॉल्युबल होगा और एक प्रोडक्ट में इनसॉल्युबल होगा। एक रिएक्टेंट में इनसॉल्युबल होगा, एक सॉल्युबल होगा, एक प्रोडक्ट में इनसॉल्युबल होगा और एक सॉल्युबल होगा। एक ये वाला कैटेगरी है। आपको याद है, मैंने आपसे बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसमें किसमें कितने तरह की होती है। पहली होती है सब सॉल्युबल था, एकदम से कर्ड टाइप का सॉल्यूशन बन जाए तो प्रेसिपिटेशन है। कर्ड टाइप का पहले से हो और बाद में नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाए, कर्ड डिसअपियर हो जाए, तो भी वो प्रेसिपिटेशन है। और अगर पहले से ही कर्डिश सॉल्यूशन है और बाद में ही कर्डिश बना, बट कलर चेंज Color हो गया change. दोनों का। एग्जैक्टली, दिस इज वन ऑफ द केस। उसी वही के कैटेगरी में जाएगा कि पहले भी इनसॉल्युबल था, बाद में भी इनसॉल्युबल है, बट द डिफरेंस इज व्हाट? डिफरेंस इज व्हाट? Color. कलर चेंज हो कलर। गया। एग्जैक्टली, यस। अब देखो, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सॉल्युबल होते ही भी हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल। इनका KSP डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? KSP क्या डिफाइन होता है सर? तो अगर आप ये चाहते हैं, वैसे तो ये रिएक्शन हो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन हो, तो ये एक प्रेसिपिटेट है और ये एक प्रेसिपिटेट है, आप चाहते हैं ये उधर चला जाए, तो KSP ऑफ A जो होना चाहिए, वो KSP ऑफ B से क्या होना चाहिए सर? आयनिक पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत याद है आयनिक? Yes, sir. तो KSP ऑफ A का KSP B के KSP से क्या होना चाहिए सर? ज्यादा होना ज़्यादा चाहिए। A का KSP जब ज्यादा होगा B के KSP से, तो उससे क्या होगा? सॉरी, नॉट B, नॉट B, नॉट B, C. B नहीं, क्या बेटा? C है ना सर? C के KSP से। अगर ये इसका KSP ज्यादा होगा तो ज्यादा आयनाइज होगा, इसका KSP कम होगा तो ये कम आयनाइज होगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। What if KSP of C is more than KSP of A? Reaction Backward. moves in which direction? Backward. Yes, backward direction। तो इसको आप क्या बोलेंगे? रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन करेगी, अदरवाइज रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ही रह जाएगी। ठीक है भाई?
बार ज्वाइन करूं तुम लोगों को मैं। नोट करो, जल्दी नोट करो। ठीक है सर। अच्छा ये बताइए, अ, इसमें जो हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं, केएसपी होता क्या है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। क्या होता है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसमें बहुत ही एक फेमस मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं गोगेज या गोजेज मेथड बोलते हैं, मेथड। और ये क्या है? इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ NaOH, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो एक रिएक्शन कराते हैं, देखिए कौन सी रिएक्शन है वो। एक रिएक्शन हम लोग कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, इसके साथ सर सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ। और यहाँ से बनाता है कैल्शियम, देखो कैल्शियम इस कार्बोनेट जुड़ जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जुड़ जाएगा। यहाँ से बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सोडियम NaOH, NaOH। ठीक है, NaOH। तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है? सॉल्युबल होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी जो होता है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और NaOH बने, तो इसके लिए क्या, कौन सी कंडीशन का होना जरूरी है? KSP of CaOH whole twice is greater than KSP of Yes, CaCO. KSP of calcium hydroxide should be greater than what? KSP of KSP KCO3 of calcium carbonate, carbonate. कैल्शियम। तब ये रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या बनेगा? बार बार NaOH का फॉर्मेशन हो, तब जाके NaOH बनेगा। और इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? गोजेज मेथड। गोजेज मेथड, नोट करिए प्लीज, नोट करिए प्लीज। अब यहाँ पे देखो एक एनायन आया है, कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट जो होते हैं वो सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। देखिए यहाँ नोट करके लिख देता हूँ मैं, कार्बोनेट के ऑल सॉल्ट्स ऑफ, ऑल सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनेट आर insoluble except alkali metal first A and ammonium carbonate NH4 whole twice CO3। इनको छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे क्या होते हैं सर? सारे के सारे क्या होते हैं? Soluble. सॉल्युबल। बाकी सारे insoluble ये वाले. बाकी सारे इनसॉल्युबल और ये वाले सॉल्युबल, ये सारे सॉल्युबल होते हैं। तो देखो कार्बोनेट यहाँ पे कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये अल्कली मेटल का नहीं है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, तो ये क्या होगा? ये इनसॉल्युबल होगा। सोडियम कार्बोनेट कहाँ का है? एल्कली मेटल का है, तो ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा। इसमें भी एक को छोड़ दीजिए, लिथियम कार्बोनेट को, Li2CO3 को। Li2CO3 स्पेरिंगली सॉल्युबल sparingly सॉल्ट soluble. होता है। Li2CO3 क्यों? Li2CO3 क्योंकि लिथियम की आपने पढ़ा होगा, लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह मैच करती है बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, एंड दिस डायगोनल रिलेशनशिप अराइजेस ड्यू टू सिमिलर आयोनिक पोटेंशियल, सिमिलर चार्ज डेंसिटी, चार्ज टू रेडियस रेशियो इनका सेम आता है। याद आया कुछ? पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था अपन ने, Yeah. बोले यार। हाँ. हाँ sir. ठीक है, नोट करिए प्लीज।
एक ऐसी रिएक्शन मैं इसमें इसी कैटेगरी में और पढ़ाता हूँ आपको। क्या है? एक पीपीटी से दूसरी पीपीटी बन रही है। एक पीपीटी से क्या बन रही है? दूसरी पीपीटी। नेक्स्ट एक रिएक्शन और इसी में मैं आपको पढ़ाता हूँ, AgCl की। थ्री टाइम्स AgCl प्लस Na3AsO3 सोडियम आर्सेनाइड है, ठीक है। और ये दे रहा आपको क्या? Ag3AsO3 और साथ में देगा क्या? यहाँ से Na और Cl, NaCl, थ्री टाइम्स NaCl। तो बड़ा ही क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AgCl पीपीटी बनाता है, इनसॉल्युबल होगा। सोडियम आर्सेनाइड जो होता है ये सॉल्युबल होता है। सिल्वर के साथ आर्सेनाइड जो होता है ये सॉल्युबल नहीं होगा, ये इनसॉल्युबल होगा। और ये फिर से सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये फिर से क्या हो जाता है? सॉल्युबल। अगर AgCl की पीपीटी की बात करें तो सर ये व्हाइट पीपीटी होती है। AgCl की पीपीटी व्हाइट होती है, व्हाइट कलर, व्हाइट। एंड Ag3AsO3 की येलो कलर की पीपीटी होती है, येलो पीपीटी। कौन सी पीपीटी होती है सर? येलो पीपीटी। तो क्या ये रिएक्शन इसी कैटेगरी को बिलोंग करती है? और ये रिएक्शन अगर होती है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? KSP ऑफ AgCl should be greater than what? KSP of KSP of Ag3 Ag3AsO3 सिल्वर आर्सेनाइड नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, ये होनी चाहिए। ओनली इन दैट कंडीशन ये रिएक्शन होगी, और ऐसा होता भी है। तो आपसे पूछेगा एक सवाल, क्या ये जब हम रिएक्शन करेंगे तो व्हाइट पीपीटी येलो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगी? तो जवाब क्या है आपका? क्या व्हाइट पीपीटी येलो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगी इस रिएक्शन के बाद? यस। हो जाएगी। अरे बोलो, हो Yes, जाएगी नहीं हो sir. जाएगी? यस सर। बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज अ टाइप 4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 3। नेक्स्ट वी हैव टाइप 4। चाहे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा इस पॉइंट को। क्या व्हाइट पीपीटी कहाँ चली गई सर? येलो पीपीटी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 4। टाइप 4 प्रॉब्लम प्रॉब्लम कैसी होगी देखते हैं, चलिए। तो टाइप 4 में क्या होता है? A+B। साथ में पैरेलली सारे रिवीजन करते हुए चलिए एक एक करके। पहला वाला क्या था? जब सारे सॉल्युबल थे, ये पहले एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल था। टाइप 2 क्या था? प्रोडक्ट रिएक्टेंट सॉल्युबल थे और दोनों के दोनों प्रोडक्ट इनसॉल्युबल हो गए। टाइप 3 अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने? एक वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इनसॉल्युबल एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 में मैं कह रहा हूं कि एक, आपको याद है एक कैटेगरी मैंने पढ़ाई थी, देखिए, पीपीटी बन जाए, कर्डी सोल्यूशन बन जाए। एक ये केस था, पहले कुछ नहीं था बाद में कर्ड बन जाए। दूसरा था कि कर्ड पहले से हो लेकिन बाद में डिसअपियर हो जाए। इसका केस अभी तक आया नहीं आया? नहीं आया। यस, तो ये वो वाला केस होगा। क्या ये इनसॉल्युबल होगा, ये सॉल्युबल होगा, ये भी सॉल्युबल होगा और ये भी सॉल्युबल होगा। यानी पहले से ही प्रेसिपिटेशन वाला सॉल्यूशन है और वो बाद में किस में जा रहा है? ऐसा प्यार हो जा रहा है precipitation। सॉल्युबल में। यस, तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, बहुत कायदे से सुनिएगा। अगर ये बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं, अगर ये प्रेसिपिटेट बनाएगा तो ऐसा चांस नहीं है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए। जैसे ये वाली रिएक्शन थी, अगर केएसपी इसका ज्यादा होता तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाती और आपको व्हाइट पीपीटी ही परमानेंट मिलता। रिएक्शन नहीं हो रही होती, रिएक्शन हो ही रही है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं हम तब जब प्रोडक्ट में जो बना पीपीटी उसका केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा रिएक्टेंट वाले से, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टाइप 4 प्रॉब्लम में अगर आप आके चेक करें तो यहाँ भी आपको ये बात समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी कि
अगर ये पूरी तरह से इनसॉल्युबल है और बी इससे प्रॉपर तरीके से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है तो ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड नहीं जाएगी। तो कैसे हमें पता लगेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या नहीं जाएगी? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें क्या है, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ बेरियम कार्बोनेट की। बेरियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 and it gives you barium nitrite, I mean barium nitrate BaNO3 का होल ट्वाइस। आयन एक्सचेंज है ना, तो आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, इसका कैटायन इसके एनायन के पास, इसका एनायन इसके कैटायन के पास, और क्या बन जाएगा बेरियम और ये सोडियम H2CO3 एसिड बना देगा। ऑल राइट ऑल राइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस बना है H2CO3। अब आप मुझे खुद सोच के बताइए ये बात, अपना बुद्धि लगाइए और बताइए, क्या आपने ऑर्गेनिक में भी ऐसी बातें पढ़ी हैं या इनऑर्गेनिक में पढ़ी हैं? एक रिएक्शन देखो इस बार मैंने दो सॉल्ट नहीं कराए, एक बार एक एसिड एक सॉल्ट लिया और एक एसिड लिया है, एक सॉल्ट और एक एसिड, और इस रिएक्शन के बाद सॉल्ट और एसिड ही बना है। क्या आपने ये चीज पढ़ी है, रिएक्शन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. रिएक्शन मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। और ऐसा क्यों, और हो भी क्यों ना ऐसा, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो उसको प्रूफ तो करना ही पड़ेगा ना कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग की पहचान क्या है सर? QH+ दे दे और एनायनिक पार्ट में चला जाए। और वीक की क्या पहचान है? कि वो ना दे पाए। तो अगर HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये प्रूफ करे। प्रूफ कैसे करेगा? अपना H+ निकाल देगा बाहर, H+ इसको पकड़ा देगा, NO3 अलग हो जाएगा, और वो NO3 किससे जुड़ेगा? इसके कैटायन के साथ। ये बन गया, और ये वीक एसिड है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक एसिड। खैर मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ रिएक्शन जा रही है। दिस इज वन ऑफ द वे टू चेक की रिएक्शन होगी या नहीं होगी। वन थिंग, अनदर थिंग, पहले तो ये पता लगा, ये बेरियम नाइट्रेट, आपको याद है ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। नाइट्रेट के सारे सॉल्ट क्या होते हैं सर? सॉल्युबल। ये तो सॉल्युबल है, Soluble. एसिड है ये भी सॉल्युबल है, ये एसिड है ये भी सॉल्युबल है। बेरियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट्स में लिखा था आपने ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट ए एंड अमोनियम कार्बोनेट। यहाँ पीछे आइए, ये देखिए यहाँ पे आपने देखिए लिखा है, क्या लिखा है ये बात बताओ यार? सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं एल्कली मेटल को छोड़ के और अमोनियम कार्बोनेट को छोड़ के, बाकी सारे के सारे क्या होंगे सर? सॉल्युबल होंगे। बस यही वाला इनसॉल्युबल होगा। भाई बस यही वाले सॉल्युबल होंगे, बाकी सारे इनसॉल्युबल होंगे। तो ये अल्कली मेटल का तो है नहीं बेरियम कार्बोनेट, तो ये क्या होगा? इनसॉल्युबल। तो साहब ये है पीपीटी, और बाकी सारे ये टाइप 4 को पूरी तरह से बिलोंग कर रहा है, टाइप 4 को पूरी तरह से सेट हो रहा है टाइप 4 में। तो अब कैसे क्या क्या करेंगे? हाँ, टाइप 4 में सेट हो गया, इनसॉल्युबल सारे सॉल्युबल। एक तरीका मैं और बताता हूँ, ध्यान सुनिए। अगर आपने जो सॉल्ट लिया है, इस सॉल्ट का आप चेक करिए क्या कैटायनिक पार्ट है और क्या एनायनिक पार्ट है। तो बेरियम है और ये कार्बोनेट, और कार्बोनेट का एसिड बना के देखिए। एसिड जो बनेगा इसका बनेगा H2CO3। वही तरीका है, मतलब घुमा फिरा के मैं बोल रहा हूँ। इस जो सॉल्ट के एनायनिक पार्ट का जो एसिड होगा, अगर वो एसिड वीक एसिड हुआ, अगर ये वाला एसिड वीक एसिड हुआ और जो आपने लिया वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन होगी और एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड में चला जाएगा। तो मैंने एक तरीका बताया, रिएक्शन को पूरा करा लो और फिर इन एसिड को चेक कर लो कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। दूसरा तरीका मैंने बताया, दोनों वही सेम चीज है कि पहले यहां से देख लो इसका एसिड क्या है, और वही जो बना के देख लिया मैंने। अगर ये वीक है तो रिएक्शन आगे जाएगी, अगर ये स्ट्रांग हुआ तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। जैसे इसी रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स में लिखूं तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक वीक, ये ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन का है,
तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड में जाएगा रिएक्शन करके, और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड का बनना पॉसिबल नहीं हो। रिएक्शन मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, ये स्पॉन्टेनियस होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हेलो सर, कुछ तो बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes. sir. हम्म। जैसे एक मैं आगे बढ़ूं, कुछ और लिख लूं, एक और क्वेश्चन करते हैं बेरियम का। बेरियम कार्बोनेट ले लो और HCl ले लो, तो क्या बनेगा सर? ये बनेगा BaCl2 और H2CO3। इस बार भी जरा चेक करो पहले ये कैटेगरी कौन सी है। तो कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, HCl तो एसिड है, सॉल्युबल है, कार्बोनिक एसिड सॉल्युबल है। क्लोराइड्स यानी हैलोजन में कौन से वाले इनसॉल्युबल होते हैं? सिर्फ और सिर्फ बोलो, सिल्वर के, मरकरी में प्लस, Hg2 पे +2 मर्क्यूरस वाले, क्यूप्रस वाले Cu2 पे 2 प्लस, Cu +2 नहीं, Cu2 पे 2 प्लस, क्यूप्रस वाले, और लेड वाला Lead. Pb+2। ये तो सॉल्युबल होगा, यानी ये केस मैच कर रहा है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक एसिड है, यानी ये रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन कैसी होगी सर? स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। So what is the concept behind this reaction? The used acid in the reactant side should be stronger than the acid formed in product side. Only in that case this reaction is possible. So this is the concept behind this reaction. ये reaction possible तभी होगी जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर जो लिया हुआ एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और जो सॉल्ट है उसमें जो एनायनिक पार्ट जो आया है वो एक वीक एसिड से आया है। ये भी लिख सकते हैं आप। रिएक्शन इज फिजिबल ओनली इन दैट केस। एक छोटा सा मैं आपसे नोट करके पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक डेटा शेयर कर रहा हूँ, इतना कोई वो नहीं है, एंड दैट इज Ka वैल्यू। जैसे आप देखें, अगर आप H2CO3 की बात करें, कार्बोनिक एसिड की बात करें, तो याद नहीं करना आपको Ka वैल्यू, लेकिन ऑर्डर तो कम से कम याद कर ही लीजिएगा। ये होता है इसका Ka। एसिडिक एसिड की बात करें CH3COH की, एक सेकेंड, CH3COOH की बात करें तो इसकी होती है 1.76 इंटू 10⁻⁻5। अगर आप बात करें H2CO3 की तो इसकी Ka की वैल्यू होती है 4.3 इंटू 10⁻⁻7। और अगर आप बात करें बोरिक एसिड की H3BO3 की तो इसकी Ka की वैल्यू होती है 5.8 इंटू 10⁻10। और अगर आप बात करें HCN की तो इसकी होती है 4.78 इंटू 10⁻10। ये होती है इनकी Ka वैल्यू, और इस Ka वैल्यू से आप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ये बता दीजिए आप। तो जिसका Ka ज्यादा होता है, बोलो यार, जिसका Ka ज्यादा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, K का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ज्यादा H+ देगा, जितना ज्यादा से ज्यादा H+ देगा उतना ज्यादा वो क्या होगा? एसिडिक होगा। तो Ka इसमें ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा है CH3COH का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर जो आप ऑर्डर निकालें, क्या आएगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन आएगा? CH3COOH। फिर क्या आ जाएगा उसके बाद? उससे कम है H2CO3 का, इन दोनों का 10⁻10 में और कम है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये मेरे ख्याल से ये ऑर्डर आपको पहले भी याद होगा। ये ऑर्डर आपने कहाँ पढ़ा था? ऑर्गेनिक में ही पढ़ा है ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, हाँ या ना? Yes, sir. और उसके बाद क्या आ जाएगा इन दोनों में, HCN में और इसमें? तो ये है 5 पॉइंट है और ये 4.8, डेफिनेटली 5.8 ज़्यादा अच्छा होगा, यानी H3BO3।
K की वैल्यू ज़्यादा है और देन 10 की पावर, क्योंकि दोनों का सेम है, देन HCN. So this is the order of what? Acidic strength. अगर आप K वैल्यू तो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये ऑर्डर याद रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ की, क्योंकि यहाँ पे हमें काम आने वाला है ये हमारे काम की चीज है. नोट करिए प्लीज, इसको नोट करें प्लीज. इसको नोट करिए बेटा. चलिए अब इससे हम लोग नेक्स्ट केस पे आते हैं. एक छोटी सी बात मैं और आपको बता देता हूँ एसीटेट के बारे में. तो एसीटेट का सॉल्ट्स जो होते हैं वो कौन से सॉल्युबल होते हैं, कौन से इनसॉल्युबल होते हैं. तो इसकी भी कहानी ना बिल्कुल हेलोजेंस की तरह है. हेलोजन में क्या होता था बताओ? हेलोजन में सिल्वर, लेड, Hg2 पे +2 एंड Cu2 पे +2, इन सबके जो हेलाइड्स थे देवर इनसॉल्युबल, बाकी सारे सॉल्युबल थे. बाकी सारे क्या थे? सॉल्युबल थे. बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आएगा, बस एक आयन, उतने ही आयन यहाँ पे आएंगे एक आयन को छोड़ के, दैट इज लेड. लेड को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे यहाँ पे भी ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट all salts are soluble except what? Ag plus Cu2 पे 2+ एंड Hg2 पे 2+. इनको छोड़ दें तो बाकी सारे क्या होते हैं सर? सॉल्युबल होते हैं. नोट करिए चलिए. सिल्वर का, क्यूप्रस का एंड मर्क्यूरस का, इन्हीं के बस ये जो सॉल्ट बनेंगे वो इनसॉल्युबल होंगी, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे. तो ये हो गया, ये किसकी कहानी हो गई सर? ये हो गई एसीटेट की कहानी. तो आपने अभी तक किसके पढ़ लिए? हेलोजेंस के पढ़ लिए, नाइट्रेट्स के पढ़ लिए, सल्फेट के पढ़ लिए, सल्फाइड के पढ़ लिए, एसीटेट के पढ़ लिए, कार्बोनेट. कार्बोनेट के पढ़ लिए, और कार्बोनेट, ठीक है कार्बोनेट के पढ़ लिए. नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मैं कराता हूं. BaCO3 plus CH3COOH will give you what? बेरियम इसके इस एसिड के साथ बनाएगा और क्या बनाएगा सर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये बना देगा CH, बेरियम का सॉल्ट BaCH3COO का होल ट्वाइस, प्लस साथ में क्या निकलेगा? H2CO3. तो इस बार क्या है, वीक एसिड तो दोनों ही है, दोनों ही वीक हैं. अब बेरियम कार्बोनेट, कार्बोनेट में क्या था? ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट एल्कली मेटल एंड अमोनियम कार्बोनेट. ये पढ़ा था ना? बोलो. यस सर. तो ये तो सॉल्युबल, ये तो इनसॉल्युबल होगा. ये तो एसिड है, सॉल्युबल होगा. ये भी एसिड है, सॉल्युबल होगा. अब बेरियम कार्बोनेट, एसिडेट, एसिडेट, अब ये मैंने आपको एसिडेट पढ़ा है. मैंने कहा सारे एसिडेट सॉल्युबल होते हैं, सिल्वर का, Soluble होगा. क्यूप्रस का एंड मर्क्यूरस का छोड़ के, तो उसमें तो कोई है नहीं, तो ये भी सॉल्युबल होगा. तो ये कौन से टाइप में चला गया? टाइप 1 में, टाइप 2 में, टाइप 3 में, टाइप 4 में? टाइप 4. टाइप 4. एग्जैक्टली, टाइप 4 प्रॉब्लम, यस. तो ये अब लेकिन लेकिन अब आपको ये टाइप 4 में आपको याद होना चाहिए कि एक प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो रहा है, और ये तभी होगा जब पहले लिया हुआ एसिड स्ट्रांग हो और बाद में लिया हुआ एसिड वीक हो. तो आपको इस CH3 और H2CO3, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि बोथ आर वीक. तो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा था, एंड दिस इज वीक एसिड. तो रिएक्शन कैसी होगी?
स्पॉन्टेनियस। बोल दे यार, होगी या नहीं होगी? होगी। होगी सर। यस, ये होगी, ये रिएक्शन हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया? आ गया। Yes, sir. ठीक है, चलिए। नाउ वी हैव टाइप 5। टाइप 5 प्रॉब्लम। टाइप 5 प्रॉब्लम क्या हो सकती है सर? आप जरा दिमाग लगाइए। टाइप 5, ए प्लस बी गिव्स व्हाट? सी प्लस डी। क्या क्या केस हो चुका है? ये इनसॉल्युबल हो चुका है, ये दोनों इनसॉल्युबल हो चुके हैं। एक इधर से इनसॉल्युबल, एक इधर से इनसॉल्युबल हो चुका है। अकेला इधर पे इनसॉल्युबल हो चुका है। अब क्या बचा है? ये इनसॉल्युबल हो, ये इनसॉल्युबल हो, और ये दोनों सॉल्युबल हो जाए। हेलो, क्या लगता है आपको? इज इट पॉसिबल? ये हो ही नहीं सकता कि दोनों ही इनसॉल्युबल हो और दोनों सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कोई मैंने केस पढ़ा है अभी तक? ऐसा डिस्कशन में भी ऐसा नहीं आया था। दो इनसॉल्युबल मिलके सॉल्युबल बना दें, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। या फिर आप एक ऐसा केस ले लीजिए, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। ये भी सॉल्युबल, 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 सारे ही सॉल्युबल हो, तो फिर नॉट अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इज इट अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? नो, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही नहीं है। तो फिर क्या है? इस केस में कैसे हम पढ़ सकते हैं इसको? तो सारे सॉल्युबल हो वो केस नहीं होगा, सारे इनसॉल्युबल होंगे वो केस भी नहीं होगा, रिएक्टेंट वाले ही दोनों इनसॉल्युबल हो जाए, प्रोडक्ट वाले सॉल्युबल हो, वो केस भी नहीं बनेगा। तो केसेस बड़े ही क्लियर हैं। मैंने बहुत आराम आराम से आपको एक एक करके केसेस पढ़ाए। किताब में इस तरह से केस बना के नहीं दिया हुआ है, सीधे रिएक्शन लिखी हुई है। और रिएक्शन जब लिखी होगी तो आपका दिमाग घूम जाएगा, मैं इसको किस कैटेगरी में डालूं, क्या है ये। तो एक एक करके हर जगह पे आपको रिएक्शन रटना पड़ेगा। मैंने क्या किया आपको, मैंने चुन चुन के अलग अलग तरह की रिएक्शन को एक एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया कि भाई कैसे कैसे आपको सोचना है, कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मैंने आपको रिएक्शंस पढ़ाई हैं आज, जितनी भी रिएक्शन पढ़ाई हैं, जितने कैटेगरी वाइज पढ़ाई हैं, ये सारी रिएक्शन मैं आगे एनायन की टेस्टिंग में यूज करूंगा। जब ये रिएक्शन दोबारा आएंगी तो आप समझ पाएंगे कि अच्छा हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, ये तुरंत इसको कैटेगराइज कर पाएंगे, हाँ आपने इस कैटेगरी में पढ़ा था। तो मैं आपको बता रहा हूं मैं क्या तरीका, क्या है अपना पढ़ने का तरीका। ये है कि अपन ने पहले सारे एनायन को क्या किया, पहचाना कि कौन कौन से साहब एनायन है, और उनको कितने क्लास में डिवाइड किया गया, उन क्लास में सब ग्रुप कौन कौन से बनाए गए, सबको हमने एक एक करके पढ़ लिया। किस बेसिस पे किसको जज करना है ये पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि जो सॉल्ट है ना, ये कुल 5 तरह के रिएक्शन दिखाएंगे। कौन कौन सी रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन, रेडॉक्स, थर्मल डिकम्पोजिशन, कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रलाइजेशन। यही 5 तरह की रिएक्शन आने वाली है। तो अपन ने आज पढ़ा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं आयन एक्सचेंज या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको या तो आप क्या करें, एक आयन लें और उस आयन की सारी रिएक्शन एक एक करके पढ़ जाएं, तो उसमें ये वाला भी आ जाएगा, हो सकता है रेडॉक्स भी आए, थर्मल डिकम्पोजिशन भी आए, और भी तरह तरह की रिएक्शन आए, और एक एक करके सारी रिएक्शन को आप बार बार एक एक एनायन को उठाएं और पढ़ते हैं इस तरह से। ऐसे में आपको हर एनायन सरदर्द दे देगा। सरदर्द तो अभी भी आपको होगा, लेकिन थोड़ा माइल्ड होगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो क्या है, आपने पे क्या, तो अपन ने अपने दूसरा तरीका अपनाया। अपन ने क्या किया, अपन ने कहा एक काम करते हैं, पहले रिएक्शन को ही पढ़ लेते हैं कैटेगरी वाइज, कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी, किस तरह से होंगी, एक लॉजिक के साथ पढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को एक लॉजिक के साथ पढ़ लिया, तो हर तरह की रिएक्शन को हम एक लॉजिक के साथ पढ़ लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर एक एक करके आयंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं जब आपको कार्बोनेट पढ़ाऊंगा और उसमें 4 रिएक्शन लिखूंगा, तो यू विल बी एबल टू क्लैरिफाई या आइडेंटिफाई this reaction belongs to precipitation, or this reaction belongs to redox, or this reaction belongs to thermal decomposition। और तब आपका मजा आना शुरू, अच्छा हाँ यार ये सब तो ऐसे भी कर सकते थे। तो एक तरीका है कि मैं डायरेक्ट आयंस पढ़ा दूं, दूसरा तरीका क्या है, मैं सारी रिएक्शंस पढ़ाऊं, सारे आयंस के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊं, और फिर एक एक करके सारे आयंस पढ़ाऊं। और जब अब मैं आयंस पढ़ाऊं तो मैं 4 बातें या 6 बातें या 10 बातें लिखूं, तो उसमें से 6 बातें आपको पहले से ही मालूम हो, तब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा इस चैप्टर में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हेलो,
Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, हर अगली क्लास में आने से पहले पिछले क्लास के नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए। हर दिन मैं सारी बातें रिवाइज नहीं करा पाऊंगा क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा बातें बहुत सारी हो जाएंगी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हर बातों को ध्यान रखिए। जैसे नेक्स्ट क्लास में अब मैं सारी बातें याद नहीं दिला पाऊंगा क्योंकि फिर 15 मिनट मेरा उसी में चला जाएगा। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हेन यू कम इन द नेक्स्ट क्लास you will revise all the previous lectures, right? तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. sir. Uh,